हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम होम लोन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे। आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो, आप बैंक से होम लोन लेना पसंद करते हैं। उस होम लोन का क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट है, हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम देखते हैं लोन एप्लीकेशन। बैंक क्या करता है, पहले आपसे इंक्वायरी करता है। इसमें आप प्रोसेसिंग फीस भी आप कुछ लेता है और आपका डॉक्यूमेंट टोटल वेरीफाई करता है। दूसरा हमारा क्या है, आप उस प्रॉपर्टी तो आपने लोन एप्लीकेशन तो आपने लगा दिया, अब फिर इसका ड्यू डिलिजेंस करता है बैंक। ड्यू डिलिजेंस तो थोड़ा डॉक्यूमेंट का चेक करता है। इसमें ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले आपका फाइनेंशियल होता है, मीन्स आपका बैकग्राउंड चेक करता है। दूसरा आपका फील्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। तीसरा आपका टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होता है। चौथा आपका लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, लीगल वो प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं, ये टोटल चेक किया जाता है। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है, वो क्या होगा, क्रेडिट अप्रेजल एंड लोन सैंक्शन। यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, मतलब आपका लोन क्रेडिट अप्रेजल हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको लोन अमाउंट सैंक्शन कर दिया जाता है उस बैंक के थ्रू। फिर चौथा आपका आता है ऑफर लेटर एंड एक्सेप्टेंस। जो आपको ऑफर लेटर दिया जाता है उसे आपको एक्सेप्ट करना रहता है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट आता है लोन एग्रीमेंट। ये बायर एंड सेलर के बीच में एक सिग्नेचर होता है एग्रीमेंट पे कि आप इस अमाउंट पे ये टर्म्स एंड कंडीशन आप मान रहे हैं। फिर हमारा छठा आता है, वो क्या है, सेल्स डीड एंड डीडी हैंडओवर। आप सेल डीड में क्या क्या मेंशन रहता है, आपके प्रॉपर्टी का टोटल टैक्स मेंशन रहता है, वो फर्स्ट सेलर से लेकर लास्ट सेलर तक टोटल चीज मेंशन रहती है। और आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कहते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं, वो जैसे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करके। फिर उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी आपके ट्रांसफर हो जाती है तो बैंक आपको डीडी प्रोवाइड करता है उस सेलर को, उस बिल्डर को, टोटल आखिर में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी को कितने खरीद सकते हैं, उसमें आपको पोजीशन मिल जाती है कि आपकी ये प्रॉपर्टी अब हो गई है। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। पहला पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है, लोन एप्लीकेशन। बेसिकली इसके अंदर आपको अपना इंक्वायरी चेक करना पड़ेगा। इंक्वायरी में आपको कितना पता करना पड़ेगा कहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट रेट में होम लोन मिल रहा है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे भी जाकर वहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं और वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, निगोशिएट भी कर सकते हैं, सर आप मुझे इतना इंटरेस्ट रेट पे इतना लोन चाहिए, क्योंकि अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग बैंक में आप ये कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अबव है तो आपको आसानी से लो अमाउंट में लो इंटरेस्ट पे होम लोन मिल जाएगा, पर उससे नीचे है तो आपको थोड़ा सा ऊपर अमाउंट पे भी मिल सकता है। अब हम जानते हैं अपना प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस के बारे में। बेसिकली बैंक जो चार्ज करता है 0.25 से 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपका प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। पर उसमें एक चीज आपको देखना चाहिए, आपको टेक्निकल और लीगल ड्यू डिलिजेंस है उसमें आपका ऐड है कि नहीं, क्योंकि बैंक अगर प्रोसेसिंग फीस आपको ले रहा है तो दूसरा बात बोलता है कि आपको टेक्निकल लीगल जो प्रोसेसिंग फीस है उससे भी आपको पे करना पड़ेगा सेपरेटली, तो आप देखें वो इंक्लूडेड है कि नहीं। फिर आपका तीसरा आता है आपका डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन के लिए कितने अलग अलग कितने तो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, पर कितने सैलरी और बिजनेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉमन है। पहला हमारा क्या है, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और आपके कितने आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए और आपका 3 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए। ये आपको फॉर्म 16 चाहिए और आपका चेकबुक चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। ये सैलरी और बिजनेस पर्सन के लिए सेम है। अब बिजनेस के लिए कुछ और रहते हैं, जैसे आपका बिजनेस एक्टिविटी किस एरिया में कर रहा है और उसका ऑडिट बैलेंस सर्टिफिकेट जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस एक्वायर करता है हर मंथ, उसमें आपको सीए के द्वारा जो कितने सीए अप्रूव करता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब हम जानते हैं अपना दूसरा पॉइंट, वो क्या है, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस में आपको टोटल प्रॉपर्टी की और सेलर एंड बायर की टोटल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं बैंक के द्वारा। अगर कितने आप बैंक क्या करता है, आपके बैंक स्टेटमेंट को चेक करता है, उसमें आपका बिजनेस एक्टिविटी देखता है कि उस बिजनेस एक्टिविटी में आपने कितना क्रेडिट लिया हुआ है, क्या आपका सेविंग्स है, क्या इन्वेस्टमेंट है, कहीं और तो इन्वेस्ट करके आपने नहीं रखा हुआ है। आपका एवरेज बैंक बैलेंस चेक करता है, एवरेज बैंक बैलेंस चेक कर लिया। फिर उसके बाद आपका चेक रिटर्न एंड चेक बाउंस चेक करता है कि आपने जो चेक 1 साल में लगाया हुआ कोई बाउंस तो नहीं हुआ है। अगर बाउंस हुआ है तो एक रेड फ्लैग जनरेट हो जाएगा उस बैंक में, तो उससे आपको कितने लोन मिलने में दिक्कत होगी। और फिर उसके बाद आपका अदर लोन्स एंड एलिजिबिलिटी देखता है और आपका नेट इनकम देखता है, क्योंकि उस नेट इनकम के बेसिस पे आपको होम लोन वो जो आपका लोन आप एलिजिबल होंगे। और बेसिकली आपका सिबिल स्कोर देखता है, क्योंकि सिबिल स्कोर के हिसाब से आपका रिपेमेंट हिस्ट्री देखी जाएगी कि आपने पहले को जो कोई क्रेडिट स्कोर आपका बेकार तो नहीं है, नीचे तो डाउन नहीं हो गया, कि आपने डिफॉल्ट तो नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपके सिबिल स्कोर और रिपेमेंट हिस्ट्री के थ्रू आपको देखी जाएगी। अब हमारा जाते हैं आपका दूसरे पॉइंट पे, वो क्या, फील्ड इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली आपने फाइनेंशियल चेकअप तो कर लिया, अब हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या रहता है,
बेसिकली आपका क्रेडेंशियल चेक किया जाता है। एम्प्लॉय क्रेडेंशियल मीन्स आपका किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपका कंपनी का क्या रेपुटेशन है, वो कितना जॉब स्टेबल है कि नहीं, ये सारे चेक किए जाते हैं। और अगर बेसिकली जो बैंक का ऑनर, जो बैंक वाला रहता है, वो बेसिकली आपके फिजिकल विजिट करता है आपके कितने प्रॉपर्टी पे और आपके घर पे, वहाँ पे आपको कितने टोटल एड्रेस देखता है, एड्रेस डिटेल देखता है, कॉन्टैक्ट डिटेल लेता है, आपसे सारी चीज़ें लेता है। मतलब एक तरह से फिजिकल विजिट होती है आपके प्रॉपर्टी और आप पे। और दूसरा अपना तीसरा आता है, वो आपका होता है बेसिकली आपने ये तो कर लिया फील्ड चेकअप, आपका टेक्निकल चेकअप होगा, मतलब टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होगा। टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस में आप क्या रहता है, आपका फिजिकल विजिट होता है आपके प्रॉपर्टी पे, वहाँ पे एसेट आपका देखा जाता है कि आपका क्वालिटी क्या है आपका कंस्ट्रक्शन की, और आप उस प्रॉपर्टी पे कितने क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, ये सारे कितने हैं देखी जाएंगी। बेसिकली एक बैंक क्या करता है, एक वैल्यू एडर को ऐड करता है, मीन्स वैल्यू प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेक करता है वो वैल्यू एडर कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं 50 लाख की वो प्रॉपर्टी लिया हूँ, पर जो वैल्यू एडर रहेगा वो चेक करेगा कि उसकी वैल्यू तो 45 लाख ही आ रही है, तो उस 45 लाख के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो उस हिसाब से आपको उस समय बैंक वाला आकर आपको चेक करेगा उसका स्टेज क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी का मतलब कितना प्रोग्रेस चल रहा है, उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। उसका बिल्डर के बारे में चेक करेगा, टोटल इंक्वायरी लेगा और उसका कितना टोटल डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि वो डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी का लीगल है कि नहीं। अब हमारा जानते हैं चौथा पॉइंट, वो क्या है, आपका लीगल ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पे बेसिकली आपका जो बिल्डर रहता है उसका टाइटल चेक किया जाता है, मीन्स उसका प्रॉपर्टी है कि नहीं, कोई नो इनकमरेशंस है कि नहीं, मतलब कि थर्ड पार्टी का क्लेम है कि नहीं, मतलब कोई क्या रहता है, कोई उस पर लोन ले लिया रहता है कुछ पार्ट पे और वो आपको सेल कर दिया जाता है, तो वो बैंक चेक करता है। और फिर उसका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है कि एग्रीमेंट फॉर सेल पे सिग्नेचर है कि नहीं, आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे साइन किया है कि नहीं, उस प्रॉपर्टी का टोटल चेन ऑफ टाइटल क्या है, मीन जो फर्स्ट सेलर से लेकर लास्ट सेलर तक है, जहां तक उस प्रॉपर्टी का टोटल डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोसाइटी बिल, जितने चीजें हैं वो सारी चेक की जाती हैं। फिर उस बिल्डिंग के बारे में चेक किया जाता है कि बिल्डिंग में टोटल एग्रीमेंट आपको जो आपको प्रोवाइड की जा रही है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अगर आपने किया है तो उसमें टोटल चेक किया जाता है। आपका बैंक स्टेटमेंट आप जो प्रोवाइड किया वो चेक किया जाता है, उसमें आपका एग्रीमेंट चेक किया जाता है, चेन ऑफ टाइटल चेक किया जाता है, ये सारी चीजें आपको चेक की जाती है, उसके बाद अलॉट की जाती है। अगर बैंक से अप्रूव्ड है तो एपीएफ कोड रहता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है, क्रेडिट अप्रेजल एंड लोन सैंक्शन। बेसिकली आपने प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस तो कर लिया, अब आपका मैक्सिमम ईएमआई रीपेमेंट कैपेसिटी चेक की जाती है आपकी इनकम और लायबिलिटी के हिसाब से। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उसमें तो 15,000 रुपये कार लोन के लिए दे रहे हैं, तो बचा 35,000 रुपये। बैंक कहता है इसका हाफ मतलब 17,500 के हिसाब से आप 17 लाख से लेकर 20 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। फिर आपका लोन कितना अमाउंट एलिजिबल है आप वो चेक किया जाता है कि मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी अब चेक की जाती है बेस्ड ऑन एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो। वो 80 to 90% रहता है, वो आपका बेस्ड रहता है आपके इनकम पे, आपके एज पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके नेचर ऑफ जॉब पे और नेचर ऑफ बिजनेस पे, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ये बेसिकली मान लिया आप 50 लाख रुपए का आप फ्लैट ले रहे हैं, उसके लिए आपने 50 लाख का लोन अप्लाई किया तो बैंक आपको 40 से 45% ही प्रोवाइड करेगा। जो 5 से 10 लाख रुपए रहता है वो अपने से खुद देना पड़ेगा, क्योंकि वो बैंक सेफ्टी और मार्जिन लेकर चलता है। फिर आपको बैंक बताएगा कितना लोन आपको सैंक्शन किया है। फिर चौथा हमारा आता है ऑफर लेटर एंड सैंक्शन। ऑफर लेटर में क्या रहता है कि आपको कितने जितना अमाउंट बताया गया है उस पर आपको सिग्नेचर करना रहता है। ऑफर लेटर में क्या क्या मेंशन रहते हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया वो बताया जाएगा, आपको इंटरेस्ट कैसे पे किया जा रहा है, फिक्स्ड पे किया जा रहा है या वेरिएबल पे किया जा रहा है। मान लीजिए 8.3 के हिसाब से पे कर रहे हैं या 8.9 के हिसाब से पे किया जा रहा है आपको। अगर आप कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन देखा जाता है कि आप 20 साल के लिए आपको लोन एलिजिबल है कि 30 साल के लिए, और उसमें ईएमआई भी मेंशन रहता है। और फिर मोड ऑफ रीपेमेंट, आप किस तरीके से उसको वापस करेंगे, ईसीएस के थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे, या कितने आपका पीडीएस से करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू करेंगे। और उसमें टोटल टर्म्स एंड कंडीशन आपको मेंशन रहती है। फिर उसमें आपको साइन करना रहता है। साइन करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो बैंक ने प्रोवाइड किए हैं वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको कितने 35 लाख का ही जरूरत है, 40 लाख का नहीं जरूरत है, तो आप बैंक को बता सकते हैं उस ऑफर लेटर के थ्रू। अब हम जानते हैं अपना पांचवा पॉइंट, वो क्या है, आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या रहता है कि बैंक टोटल आपका जितने बॉरोवर रहते हैं उनका सिग्नेचर लेता है। सिग्नेचर लेने के बाद वो आपको टोटल पीडीएस मतलब पोस्ट डेटेड चेक, टोटल लोन अमाउंट जितना प्रोवाइड करा वो आपका टोटल चेक ले लेता है पहले ही, और जो बचे हुए पीडीएस रहते हैं, चेक रहते हैं, वो आपको एक एक टर्म पे लेता है। और फिर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है बिल्डर, बायर एंड बैंक के बीच में। उसमें क्या रहता है, जो बैंक रहता है टोटल जैसे कंस्ट्रक्शन होती रहती है उस हिसाब से लोन प्रोवाइड करता रहता है आपका बिल्डर को, आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। तो वो टोटल एग्रीमेंट के हिसाब से टोटल हर चीज़ देखी जाती है कि वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं, उसका इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है। अब हमारा छठा देख लेते हैं, वो क्या है, सेल डीड एंड डीडी हैंडओवर।
बेसिकली आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का तो देख लिया, अब हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का देखते हैं क्योंकि वहाँ पे सेल डीड आती है। आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वहाँ पे किधर रजिस्टर करना पड़ता है अपने प्रॉपर्टी को। उसमें ये बैंक ये देखता है कि आपको टोटल जो लोन अमाउंट है सैंक्शन हुआ कि नहीं, आपको कितने जो आपको 20% आपने अपने तरफ से पे किया कि नहीं, जो आपको 20% अमाउंट इनिशियल पे करना रहता था। और वो जो शेयर डीड है वो टोटल तरीके से जब तैयार हो जाती है तो बैंक क्या करता है कि तो जो अमाउंट अपने तरफ से रहती है 80% रहती है, वो सेलर को हैंड ओवर कर देता है एट अ टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस तरीके कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बैंक अपना किस तरीके से काम कर रहा है, हम इस तरीके से लोन भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।